नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जो आपका टायर 1 है यानी सीबीटी 1 का रिजल्ट आपका आ चुका है। आपको टाइम मिला है 22 दिन का लगभग। ठीक है, 22 से 23 दिन आपके पास समय है। इस समय आप क्या करना चाहिए, आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। उस पर भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं, जो आपके ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व कर रहे हैं। और कोई भी एग्जाम आपका हो, उसके अंदर एग्जाम में क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, मैथ के क्वेश्चन आप जल्दी कैसे कर सकते हो और कौन से तरीके के क्वेश्चन कैसे आपको करने हैं, वो चीज़ें हम देख रहे हैं। तो ये सीरीज हमने स्टार्ट की है, अर्जुन सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है और इसकी ये दूसरी क्लास है। तो पहली क्लास अगर नहीं देखी है तो आप जा करके देख लेना। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जो भी बच्चा नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना, ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, समय बिल्कुल भी खराब ना करते हुए। यदि 47,100 को 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए जमा किया जाता है, तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। ऑप्शन आपको चारों दिए हुए हैं। इसका आंसर आपको कैसे करना है, तो आपको पता है कि एक धनराशि होती है। ठीक है, यहाँ पर कोई धनराशि है, उसका आप साधारण ब्याज निकालते हो तो 9% इधर होगा, 9% इधर होगा। ठीक है, यहाँ पर जो आएंगे दोनों वो क्या हो जाएंगे, 2 साल के साधारण ब्याज। और लेकिन ब्याज पे ब्याज लगता है तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, यानी इस पर भी 9% लगेगा। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो आप लिखोगे 47,100 का पहले 9% हमने निकाला। डिफरेंस पूछा है ना, अंतर पूछा है, तो अंतर कौन सा होता है 2 साल में, जो यहाँ पर आएगा वही अंतर होगा, तो वही हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं बच्चे। 47,100 का 9% निकाला, कहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँच गए। फिर से उसका 9% और निकाल दें, यानी उस ब्याज का जो पहले साल का ब्याज है उसका 9% और निकाल दें, तो आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो वो कितना होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 81 को गुना करना है इसके साथ। ठीक है, तो 471 होगा ही। और 8 से गुना करोगे, 8 चौके 32 हुआ, 7 8 56, तो 3760 और 8 3768 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 5 और 11 हासिल 1 8 3 पॉइंट 2 के बाद यहाँ पर लगा दोगे, नीचे आपका 100 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 381.51। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको पूरा करके देखने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर 1 और 5 जब आया आपका, तो आप 1 और 5 देख सकते हो किसमें, 1 तो सब में है लेकिन 5 उसके बाद में एक ही ऑप्शन में है। आप डायरेक्ट इसके साथ जा सकते हो। और इसकी जो आपको पीपीटी है, आपकी जो ये पीडीएफ है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी बच्चे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सर्च करना चाहो तो इसी नाम से, मैथ्स बाय प्रदीप साहू के नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको वहाँ पर ये मिल जाएगा और वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी बच्चे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपको 6500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा इसके आधार का व्यास दे रखा है आपको 100 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए एग्जाम के अंदर। अब आप क्या करते हो, व्यास की जगह त्रिज्या मान लेते हो, तो फिर अगर एक क्वेश्चन को 2 बार करना पड़ गया तो एक क्वेश्चन का टाइम खा जाता है। वैसा नहीं करना है, पहले ही ध्यान से पढ़ना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का पूछा है तो क्या होता है, पाई आर एल, यही होता है। कितना दिया हुआ है, 6500 पाई दे रखा है। ठीक है, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया भाई। आर कितना दे रखा है, तो 100 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, तो आर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 गुना में एल है कितना, 6500। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो काटोगे, 13 5 65 होता है, यानी एल आ गया आपका कितना, तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई, 130। रेडियस दी हुई है आपको कितनी, 50। आपको बताना क्या है, हाइट बतानी है, ऊंचाई बतानी है, कितनी होगी। तो आप क्या करते हो, ये होती है हाइट, ये होती है आपकी जो रेडियस है बेस, और ये होती है आपकी तिर्यक ऊंचाई। शंकु कुछ इस तरह से होता है ना। ठीक है, तो ये आपकी हाइट है, ये आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो दे रखा है, ये दे रखा है 50, ये वाला कितना है, ये वाला 130 है। तो 130 का स्क्वायर करके -50 का स्क्वायर हम घटा देंगे, तो कितना होता है वो 169,
यानी 16,900 हो जाएगा। 5 5 25, 2500 घटा दोगे तो कितना आएगा 14400। ये किसका होता है, तो ये 120 का स्क्वायर होता है बच्चे, ठीक है। ये किसका स्क्वायर होगा, 120 का स्क्वायर, यानी आपकी हाइट कितनी होगी। यहाँ पर हमने क्या लगाया, पाइथागोरस लगाया, इसका स्क्वायर करके इसमें से घटा दिया तो h के स्क्वायर के बराबर आ जाता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन आपको पूरा लिख के एग्जाम में कभी नहीं करना है, आप डायरेक्ट, आपको पता होना चाहिए कि 130 और 50 है तो तीसरा जो बनेगा पेयर वो कौन सा बनेगा, 12 बनेगा। क्यों, क्योंकि ये 0 से 0 काट दो तो 12, 5 और 13 का होता है, ठीक है। 120 है ना, उसका भी तो 0 काट दोगे ना, यहाँ 12, 5 और 13 का पेयर होता है, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप एग्जाम के अंदर जल्दी से क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिला तथा बच्चे शामिल हैं। उनमें से 20% पुरुष हैं, 50% महिलाएं हैं और बाकी बच्चे हैं। उनका औसत वजन 45, 60, 20 है। समूह का औसत वजन आपको बताना है। हम मान लेते हैं कि टोटल 10 हैं, तो 10 में से अगर 20% मेल हैं तो 2 मेल हो जाएंगे। 50% फीमेल हैं यानी वुमेन मान लो या फीमेल मान लो तो कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। बचे कितने, तो 5 और 2 7, तो 10 में से बचे कितने, चिल्ड्रन 3, ठीक है। अब इनका वजन दे रखा है, तो जो आपका मेल होगा उसका 45 किलो वजन है, फीमेल है वो 60 kg है और बच्चे हैं वो 20 किलो है। तो टोटल वजन कितना हो जाएगा, यहाँ से होगा 90, यहाँ से हो जाएगा 300 और यहाँ से हो जाएगा 60। तो टोटल कितना हुआ, ये कितना हुआ 150 और 450 हो जाएगा टोटल। टोटल है कितने लोग, तो टोटल 10 लोग हैं, तो 10 से भाग करेंगे तो आपका ग्रुप का जो एवरेज है वो आ जाएगा कितना, 45। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। बिल्कुल सिंपल है, दिमाग में भी आप कर सकते हो, लिखने की भी जरूरत नहीं है। कमलेश ने 10,000 रुपए कुछ साड़ियों और सूट खरीदने के लिए, प्रत्येक साड़ी की कीमत 1500 है और प्रत्येक सूट की कीमत कितनी है, 1000 रुपए है। साड़ियों और सूट की कुल संख्या 8 है। सूट और साड़ी की संख्या ज्ञात कीजिए। अलग अलग से आपको बतानी है कि कितनी कितनी हो सकती है। जब भी आपके पास ऐसे 3 स्टेटमेंट दे करके क्वेश्चन आ जाए, यानी 3 वैल्यूज दे रखी हो, तो आप डायरेक्ट एलिगेशन लगा दीजिए। इसने क्या कहा है कि पूरा जो 10,000 रुपए है वो खर्च किए हैं। एक साड़ी की कीमत कितनी है, 1500 है और टोटल कितनी है, चाहे वो साड़ी और सूट टोटल कितने हैं, तो 8 है। हम मान लेते हैं कि सभी की सभी क्या है, साड़ियां हैं। तो 8 साड़ियां 1500 के हिसाब से कितने की आएगी, 12,000 की आएगी, ठीक है। और अगर सारे के सारे हम सूट मान लेते हैं कि सभी सूट हैं वो, तो 8 सूट 1000 के हिसाब से कितने के आएंगे, 8000 के आएंगे, ठीक है। 8 साड़ियां 1500 के हिसाब से 12,000 की और 8 सूट 1000 रुपए के हिसाब से 8000 के। लगाए कितने उसने, 10,000। एलिगेशन लगा दो, बड़े वाले में से छोटे वाला घटाओगे यहाँ से आएगा 2000, ठीक है। बड़े वाले में से छोटे वाला घटाओगे यहाँ भी कितना आएगा 2000। तो रेशो कितना आया, 1:1। टोटल है कितनी, 8, ठीक है। 1:1 में डिवाइड करोगे तो कितनी हो जाएगी, 4 ये और 4 ये, ठीक है। तो 4 साड़ियां और 4 सूट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीच में बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। साधारण ब्याज पे कोई धनराशि 12 वर्षों में किस ब्याज दर से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। यानी अगर आपकी 100 रुपए की धनराशि थी तो उस पर 100 रुपए का ब्याज 12 वर्ष में किस रेट के हिसाब से बन जाएगा, ये इसने पूछा है, ठीक है। कितने वर्ष में, 12 वर्ष में। 100 रुपए की धनराशि थी, 100 रुपए का ब्याज, यानी 100 रुपए का ब्याज बनाना है कितने वर्ष में, 12 वर्ष में। तो डिवाइड करेंगे तो एक वर्ष में जितना बनेगा वो आ जाएगा ना। तो ये कितना होता है, 8 से ये 1/3 होता है, ठीक है। रेट है तो आगे परसेंटेज लगा दो, ठीक है। तो 8.33 हो जाएगा। फॉर्मूले से करते हो तब भी तो वही होगा ना। हमने मान लिया 100 रुपए की राशि है, 12 वर्ष का समय है, रेट आर मान लिया, डिवाइड बाय 100। तो दुगना करने के लिए तो 100 रुपए का ही ब्याज बनाना पड़ेगा। इस 100 से 100 कट जाता है, रेट निकालना है तो इसके बटे में 12 आ जाएगा, ठीक है। तो वही सोचना आपको कि 100 रुपए का ब्याज 12 सालों में, तो हर साल कितना, तो 8 से ही 1/3 आगे लगा दो परसेंटेज, क्योंकि रेट पूछा है, ठीक है। चलो, मंजीत अपनी आय का 40% खर्च करता है। यदि वह 18,000 रुपए बचाता है तो उसकी आय कितनी है। 18,000 रुपए वो बचा लेता है और 40% खर्च करता है, यानी परसेंटेज में कितना बचाया, 60%। यानी ये किसकी वैल्यू है, ये 60% की वैल्यू है। तो अब इसने पूछा क्या है, आय कितनी है। आय अपने आप में 100% होगी भाई, ठीक है। तो कटेगा किस पे, 3 पे। यहाँ हो जाएगा 300, तो 100 से गुना करोगे तो 30,000 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका
राइट आंसर होगा। बिल्कुल 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है बच्चे, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही, यदि ये रेशो ये है तो 14 रेशो एक्स की मान बताना आपको। तो 3.5 बटे में 17.4 लिखो, 14 बटे में x लिखो, काट दो। 7, ये 7 होता है, 2 गुना करोगे तो 4 गुना करोगे तो 14 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 चौके 68 और 4 चौके 16, 69.6 हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य, यानी आपका क्या है, मीन जो दे रखा है वो 110 दे रखा है। मीन क्या है, औसत है अपने आप में, ठीक है। यदि 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 12 सही 1/2 की वृद्धि की जाए, अन्य 10 संख्याओं में प्रत्येक में 15 की वृद्धि की जाए, 25 में से 20 में तो कर दी ना वृद्धि, और शेष 5 संख्याओं में कोई भी परिवर्तन ना किया जाए, तो समांतर माध्य का नया मान क्या होगा। ठीक है, तो पहली 10 में कितने की है, 12 से ही 1/2, यानी हर एक में कितनी 12.5 की वृद्धि, और टोटल कितनी है 10 संख्याएं हैं, तो 125 की वृद्धि यहां पर हो गई। ठीक है, अगली 10 में क्या किया, हर एक में 15 की वृद्धि कर दी, तो 15 की वृद्धि एक पर, अगली 10 संख्याएं हैं तो टोटल वृद्धि 150 हो गई। और अगली 5 में कोई वृद्धि नहीं करी है, कोई चेंज नहीं किया, तो ये कितना हो गया टोटल 275। अब ये 275 का क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 275 का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो 275 का इंक्रीज, अगर आपको औसत बताना है कि औसत में इंक्रीज कितना होगा, तो संख्याएं कितनी है 25 है, तो 25 से डिवाइड करेंगे तो एक में आपकी वृद्धि कितनी हुई वो आ जाएगी। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 11। ठीक है, 11 पे कटेगा ना ये, तो एक में वृद्धि कितनी हो जाएगी 11। तो पहले कितना दिया हुआ था औसत 110, 110 से अगर 11 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। सचिन ने क्रमशः पहला पेन 630 रुपए में और दूसरा पेन 722 रुपए में खरीदा। वह पहला पेन 70% के लाभ पे बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है और उसे 9% छूट देनी पड़ती है। ठीक है, उसके दूसरा पेन 71% के लाभ पे बेच देता है, लेकिन लेन देन में उसे कुल कितना लाभ हुआ ये बताना है, और यहाँ पर रुपए में ही बताना है डायरेक्ट। ठीक है, कोई परसेंटेज में कुछ नहीं है। तो पहले 630 रुपए के हिसाब से भाई, तो 630 रुपए के हिसाब से उसने की क्या सोचा कि मैं 70% का प्रॉफिट कमाऊंगा, लेकिन आप उससे पेन खरीदने गए तो आपने उससे जबरदस्ती करके कि मैं इस रेट में नहीं खरीदूंगा, आप मेरे को 9% का इसके ऊपर डिस्काउंट दे दो। यानी अगर कोई 100 रुपए की वस्तु है, उसके ऊपर 170 के हिसाब से उसने रेट लिख दिया। अब आपने 9% का डिस्काउंट ले लिया, यानी 170 का 9% कितना होगा। ठीक है, तो 153, और 153 बटे में 10 करोगे तो 15.3 का डिस्काउंट हो गया। तो बचा कितना, 170 में से 15.3 घटाओगे कितना आएगा 54.7, यानी इसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ 54.7 हुआ। ठीक है, इसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ वो 54.7% का हुआ, डिवाइड बाय 100 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इसके पैसे में प्रॉफिट आ जाएगा। कौन से पेन पे, पहले पेन पे। दूसरे पेन पे क्या किया, 722 रुपए का खरीदा भाई, 722 रुपए का खरीदा उसने, और उसके बाद में क्या किया, उसके बाद में 71% के लाभ पे बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ इस पर 71% हुआ। ठीक है, अब कैलकुलेशन तो बहुत बड़ी है, तो हमें क्या करना है, नीचे तो 1 1 बन ही रहा है तो डिजिटल सम लगा देंगे। यहाँ तो 6 और 3 9 हो रहा है, तो इसका पूरे का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 9। ठीक है, और यहाँ पर सबका डिजिटल सम अलग अलग है क्या, देख लेते हैं। 9, 8 और 5 13 का यहाँ पर डिजिटल सम 4 हो रहा है, 9 और 7, 8 और 7 15 का 6 हो रहा है। ठीक है, 9 13 और 2 15 का 6 हो रहा है, ये दोनों में से हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितना हो रहा है, 7 और 2 9, 8 और 5 13 और 16 का 7 हो रहा है। ठीक है, इनका डिजिटल सम ये होगा। तो इसका 9 आ रहा है, इसका कितना आएगा, 7 और 2 9 का 2 हो जाएगा यहाँ से, और 7 और 1 8, तो 8 दूनी 16 का कितना हो जाएगा 7। तो 9 तो 0 के बराबर ही है, 9 को, इन दोनों को क्या करना है, प्रॉफिट जो हुआ है वो फिर जोड़ के बताना है ना। तो ये 9 और 7 16, 16 का डिजिटल सम कितना हो रहा है 7, तो इसका भी नहीं है, 4 6 6 7 ये है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा कितना 857.23। ठीक है,
तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, कैलकुलेशन करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। राजेश के पास 156 लीटर तेल ए और 256 लीटर तेल बी है। वह कई एक समान कंटेनर्स को दो प्रकार के तेल से इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। राजेश द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन कितना हो सकता है ताकि राजेश के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल को इन कंटेनरों में भरा जा सके। बच्चे इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा और कुल मिला के पूछा क्या कि इन दोनों का HCF क्या होगा भाई। ठीक है, तो बड़ा क्वेश्चन देख के घबरा नहीं जाना है, छोड़ के भाग नहीं जाना है, एक बार पढ़ लेना है उसको। कुल मिला के पूछा क्या है कि 156 का और 256 का HCF क्या होगा, वही बताना है कि प्रत्येक जो आपका कंटेनर होगा वो कितने लीटर का होगा कि पूरा पूरा तेल भरा जाए, मिक्स ना करना पड़े। और दोनों का कई बार ये पूछ लेता है कि कितने कंटेनर होंगे, तो उसमें क्या करना पड़ता है, HCF निकाल के इन दोनों को डिवाइड करके ये कितने भरे गए ये कितने भरे गए उनको जोड़ के टोटल करके बताना होता है। लेकिन वो भी नहीं पूछा यहाँ पे क्या पूछा, सीधा HCF। तो इनमें से ही देख लेंगे, क्या 10 HCF हो सकता है, दोनों के पीछे जीरो नहीं है तो 10 तो नहीं होगा। क्या 13 हो सकता है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, ये तो डिवाइड हो रहा है। क्या ये हो रहा है 13 दूनी 26, ये नहीं होगा डिवाइड, तो 13 भी नहीं होगा। क्या 6 हो सकता है, तो क्या ये 6 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, क्या वो 2 3 से डिवाइड हो रहा है भाई। 7 और 6 13 नहीं हो रहा, तो 6 भी नहीं होगा, तो बचा क्या 4। ठीक है, तो 4 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो HCF कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका। तो वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या कहता है, ABCD के समांतर है एक तिर्यक रेखा PQ AB और CD को क्रमशः E और F पे प्रतिच्छेदित करती है। ये एंगल दे रखा है, AB और CD के बीच में एक बिंदु है। ठीक है, आपको क्वेश्चन जब पढ़ना है ना एग्जाम में तो साथ के साथ बनाते हुए चलना है, ठीक है, ताकि आपका टाइम बचे। ये कह रहा है कि एक AB दिया हुआ है और एक दिया हुआ है CD, दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, एक तिर्यक रेखा PQ, ये कोई तिर्यक रेखा है, इसका नाम दिया है इसने PQ। ये इन दोनों को E और F पर प्रतिच्छेदित करती है, यानी इसको E पर काटती है, इसको F पर काटती है। ठीक है, तथा PEB जो ये वाला जो एंगल है आपका, ये वाला जो एंगल है वो दिया है 56। ठीक है, GAB और CD के बीच में एक बिंदु इस प्रकार है कि BEG, यानी यहां पर कोई बिंदु होगा G, तो BE और G ये वाला जो है एंगल, ये वाला एंगल दिया है कितना, 32 डिग्री। कितना दिया, 32 डिग्री। ठीक है, तथा GFE ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल दिया है 47। कितना दिया है, 47 डिग्री। ठीक है, आपको बताना है कि EGF ये वाला EGF ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल कितना होगा। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये वाला एंगल आपको बताना, तो सिंपल चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 56 है, ये 32 है, ये पूरा 180 होता है भाई, एक ही लाइन पे बना एंगल है ना, तो पूरा 180 होता है, तो 56 32 88 हुआ, तो ये कितना बचा, 98 बच गया। ठीक है, ये वाला 98, ये वाला 47 है, एक ही ट्रायंगल के अंदर बने कौन 180 होते हैं। ठीक है, तो 98 और 47 कितना हुआ, 130 145 हो गया क्या, हाँ 145 हो गया, तो बचा कितना, 98 बचेगा ना भाई, 92 बचेगा भाई, 88 हो गया ना, तो ये कितना बचा 92। ये कितना हुआ आपका, ये वाला एंगल, ये वाला 92 हो जाएगा। ये वाला जो एंगल है ये कितना हो गया, 92। ठीक है, 92 और 47 कितना हुआ, तो 139 हो गया। 139 180 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 41। ठीक है, कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। तो ये वाला एंगल आपका कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल 41 आ जाएगा। ठीक है, 41 डिग्री। ठीक है, जब आप डायग्राम बना लेते हो तो आपको दिखता है कि बिल्कुल आसान चीजें हैं, दो बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टीज आपने यूज की। एक लाइन का बना एंगल 180 डिग्री होता है और एक ट्रायंगल में पूरा बना एंगल 180 डिग्री होता है।
ठीक है, ये क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है कर दो भाई, साथ के साथ प्लस का अर्थ माइनस कर दो, ठीक है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड कर दो, ठीक है, और डिवाइड का अर्थ प्लस कर दो। तो परसेंट चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, यानी सोल्व करके बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे यहाँ पे क्या आएगा, तो 129 आ जाएगा। 129 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 258 आ जाएगा, ठीक है। 258 किसका है, माइनस का है, 78 किसका है, प्लस का है, ठीक है, और 502 यहाँ पर है। सबके यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, उसमें 2 दे रखा है तो ये 10 और 2 2 वाला ही आएगा। तो ये इतना बड़ा तो हो नहीं सकता भाई, तो कौन सा आएगा, 322 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 8 और 2 10 हुआ, 10 में से 8 घटाओगे तो 2 ही आएगा ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक डेस्क का अंतिम मूल्य 7725 है, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट के साथ बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये कह रहा है 25% अधिक है, ठीक है, किससे, क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यानी 100 रुपए वाली कोई चीज है, उसके ऊपर 125 लिख दिया है, और अब क्या करता है, 4% की छूट दे देता है। तो इसका 4% कितना होता है, 125 का 4% तो 5 होता है, ये 5 पे कटेगा, या 4 पे, 4 से 4 कटेगा तो 5 होगा, यानी 125 पे 5 रुपए की छूट दी, तो कितने में बेचा, 120 में बेचा, और 100 वाली चीज 120 में बिक रही है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो उससे हमें क्या लेना देना है। जब परसेंटेज दे करके परसेंटेज में पूछे तो हमें कोई मतलब नहीं है उससे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो, जब 26, 40, 22 और 34 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस प्रकार इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। तो यदि 4x रेशो y और y रेशो 7x माइनस 6 है और y इज ग्रेटर देन 0 है, तो y का मान आपको कितना होगा, ये बताना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, आगे भी आपसे पूछे जाएंगे। और इसका आसान तरीका क्या है, ये है आपका आसान तरीका कि 26 बटे एक्स वैक्स कुछ नहीं मानना है, ठीक है, 26 बटे 40 लिखो, 20 बटे 34 लिखो, रेशो इन्हीं का लेना है ना। इन दोनों का डिफरेंस कितना, 6, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना कितना है भाई, 22 है ना वहां पर। तभी मैं सोच रहा हूँ दोनों इक्वल कैसे हो गए, ये तो 1:1 हो जाएगा फिर। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना, 4, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 6, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना भाई, 2 का है, और यहां पर डिफरेंस कितना, तो 14 का है। तो ये जो 2 वाला डिफरेंस है इसको 14 का बना देते हैं। तो 2 की वैल्यू अगर 14 लोगे, 2 की वैल्यू 14 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको अगर 7 से गुना करूं तो 7 चौके 28 होगा, इसको 7 से गुना करूं तो 42 हो जाएगा। ये कितना ज्यादा इससे, तो ये 2 ज्यादा हुआ, ये भी कितना ज्यादा हुआ, 2 ज्यादा हुआ, ठीक है, यानी x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब x की वैल्यू 2 यहां पर रख दो, ठीक है, 4 दूनी 8 बटे में y बराबर y बटे में 7 दूनी 14 माइनस 6 तो 8, यानी y स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 8 गुना 8 के बराबर आ जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, सिंपल है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। कह रहा है यदि प्लस और माइनस को प्लस पर बदल दिया जाए और मल्टीप्लाई और डिवाइड को प्लस पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। प्लस माइनस को बदलना है तो यहाँ पर प्लस कर दो, यहाँ पर माइनस कर दो, यहाँ पर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर डिवाइड कर दो। 14 7 98 होता है, सबसे पहले डिवाइड वाला ही सोल्व करेंगे। 14 के आगे प्लस का निशान है, उधर माइनस का निशान है, 35 लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई कर लो भाई, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, तो 10 से गुना करते हैं 630, 2 से गुना करते हैं 126, 630 और 126 भाई 856, ठीक है, 856। अब जोड़ लो इसको, ये 10 हो गया माइनस 5, तो 5 किसके अंत में आ रहा है, इसके अंत में आ रहा है, ठीक है। यूनिट डिजिट सबके अलग अलग है ना, तो आपको देखना है कि 5 किसके अंत में आ रहा है, तो 735 आपका आंसर हो जाएगा। अतुल का वेतन 10,000 रुपये प्रति माह है, वह 6,000 रुपये घर के किराए के लिए और 25 रुपये बिलों पर खर्च कर देता है और बाकी धनराशि अपने मासिक बचत के 1 साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसकी मासिक बचत कितनी है,
10,000 रुपये सैलरी है, 6,000 रुपये यहाँ पर खर्च किए, 2500 यहाँ पर खर्च किए, तो बचे कितने? 1500। कितने बचे? एक महीने में वो 1500 बचा लेता है। ठीक है, एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए यदि उसने उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी। यानी एक जो जन्मदिन आया होगा वो किसी एक महीने में आया होगा उसका, और जो उस महीने में उसने बचत की थी यानी कितनी? 1500 रुपये। तो 1500 रुपये अपने जन्मदिन का सेलिब्रेशन में उसने खत्म कर दिए। तो कितने महीने के बचे हैं अब उसके पास? 11 महीने के पैसे बचेंगे। तो मासिक आपकी वार्षिक बचत जो होगी वो 11 महीने की होगी, और वो कितनी हो जाएगी आपकी? 16,500 हो जाएगी। ठीक है, 15 गुना में 11 करोगे तो कितना हो जाएगा? 165, और पीछे 2 जीरो लगा देनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके आधार का व्यास 144 सेंटीमीटर है। क्या लिखा है? व्यास लिखा है, ध्यान रखना है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेम है, वैसा ही है, एक ही शिफ्ट में दो पूछे गए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। वही आपका फॉर्मूला क्या रहेगा? पाई आर एल होता है भाई, तो 5400 पाई हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर की वैल्यू क्या है? तो व्यास अगर आपका 144 है तो ये कितना हो जाएगा? आर 72, क्योंकि आधा होता है, 5400 के बराबर होगा। तो कितना होता है? 18 चौके 72 होता है, 18 तिये 54 होता है। 4 से काटोगे तो कितने पे कटेगा? 25 चौके 12 पे कट जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं, 12 पे कहाँ से कटेगा? 7 7 चौके 28 होता है, अभी बचेगा 2, 75 पे कट जाएगा ना। 25 चौके 100 होता है और 25 3 75 होता है। तो कितनी आ जाएगी? यहाँ से एल की वैल्यू आपकी आ गई 75, और आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू कितनी है आपके पास? 72 है। एल की वैल्यू कितनी है? 75 है। अब ये बताओ कि भाई ये जो होता है ये जोड़ करने के बाद में आना चाहिए ना। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है? बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो बेस क्या है आपका? रेडियस वाला है, तो इसका स्क्वायर करें 2 दूनी 4 आएगा लास्ट में, और इसका स्क्वायर करें 5 पंजू 25 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? तो 1 होना चाहिए। क्या करने पर? स्क्वायर करने पर। इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, इसका करेंगे तो 6 आएगा, इसका करेंगे तो 0 आएगा, और इसका करेंगे तो 4 आएगा। तो ऑप्शन एक ही बनेगा आपका 21। ठीक है, क्या ऑप्शन बनेगा? 21 बनेगा। समझ में आई ना बात? अब आपको स्क्वायर करके जोड़ना है। यहाँ पर 72 का करेंगे, यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 आएगा, 21 का करेंगे 1 आएगा, और इसका 5 का करेंगे तो 5 5 25 आएगा। तो 4 और 1 5 होना चाहिए ना, वो चीज़ भी आप देख सकते हो। पहले वाले में मैंने आपको अलग तरीका बताया कि आप पेयर कैसे याद रखने हैं। अगर आपको पेयर याद नहीं है तो आप इसके इस तरीके से भी जा सकते हो। कई बार दिमाग में नहीं आता कि इसका पेयर क्या होगा, तो ऑप्शन अलग अलग है आपके, तो यूनिट डिजिट से भी जा सकते हो। किसी वृत्त की एक जीवा द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का अनुपात क्या होगा? तो बना लो भाई। ये आपका कोई वृत्त है, ये कह रहा है कि ये कोई जीवा है, इसका केंद्र ये है। ठीक है, इसके केंद्र के ऊपर बनाया गया कोण और परिधि के अन्य किसी भी हिस्से पे बनाए गए कोण का रेशो क्या होता है? तो ये अगर आपका x होता है बच्चे, तो ये कितना होता है? 2x होता है। तो इसने ये वाला पहले लिखा है। कौन सा लिखा है? ये कह रहा है कि केंद्र पर बनाया गया कोण, वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का अनुपात बताना है। ठीक है, तो पहले कौन सा है? केंद्र। तो केंद्र वाला कितना होता है? 2, और परिधि वाला कितना होता है? तो 1। तो 2:1 होगा। यहाँ दोनों दिए हुए हैं 1:2, 2:1। गलती नहीं करनी है, नंबर चला जाएगा, सिलेक्शन भी चला जाएगा। तो 2:1 आपका आंसर हो जाएगा। चलो, 37 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 4/3 थी। उसकी चाल आपको बतानी है कितनी है। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप सही से सोचोगे तो आपको 10 सेकंड लगेंगे, और नहीं सोचोगे तो फिर आप इसको लेके बैठे रहना, चाहे नहीं होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसने 1 घंटे 5 मिनट तक वो दूरी चली। ठीक है, कहां से? किससे? साइकिल से। और उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 4/3 है। हम मान लेते हैं कि तय की गई दूरी आपकी शेष दूरी कितनी है? 3।
तो तय की गई दूरी ये होगी आपकी शेष दूरी। तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी भाई, तो इसका 4/3 करोगे तो 4 हो जाएगी। यानी उसने अगर टोटल दूरी आपकी कितनी है 7 है, ठीक है, यानी 4 और 3 7, टोटल दूरी अगर आपकी 7 है तो उसने तय कर ली 4 हिस्से, बची कितनी 3 हिस्से, ठीक है। अब आपको बताना है कि उसकी स्पीड कितनी है। तो टोटल दूरी है कितनी आपके पास एक्चुअल में, वो 37 किलोमीटर है। यानी 37 किसकी वैल्यू है, 37 जो आपकी वैल्यू है वो किसकी है, 7 की वैल्यू है। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए 7 से भाग कर देंगे, 1 की वैल्यू आ जाएगी। अब तय की गई दूरी कितनी है, तो 4 है, तो 4 की वैल्यू निकालेंगे, ये क्या आई, तय की गई दूरी आ गई। हमारे पास तय की गई दूरी आ गई, हमारे पास तय कितने समय में की गई, वो समय है कितना है, तो 1 घंटा 5 मिनट यानी 65 मिनट। हमें क्या बतानी है, उसकी स्पीड बतानी है जो साइकिल से वो चल रहा था, ठीक है। यानी ये कितने में दूरी, ये जो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू स्पीड होता है, ठीक है। तो इसके टाइम से इसको डिवाइड कर देते हैं, कितने मिनट, 65 मिनट। स्पीड निकालनी है तो किस हिसाब से, घंटे के हिसाब से निकालते हो तो 60 से गुना कर देंगे भाई, ठीक है। ये किस पे कटेगा, ये 13 पे कटेगा, ये 12 पे कटेगा। यहाँ पर कैलकुलेशन तो बहुत बढ़ गई है, और इसने कहा है कि दशमलव के एक स्थान तक निकालो, तो ये जाएगा 2-3 स्थान तक, पूरा पूरा नहीं हो रहा भाग, तो आप यूनिट डिजिट से भी नहीं जा सकते, डिजिटल सम से भी नहीं जा सकते, तो कैसे जाएंगे। तो देखो यहाँ पर इसको काट लेते हैं, 7 पंजे 35 अप्रोक्सीमेशन से कर लेंगे, बचेगा 2/7। ये कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 और ये 8 हो जाएगा, तो ये 21 सही 1/7 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 8/7 क्या है, 1 से 1/7, 20 और 1 21 कर दिया हमने, 1/7 बचा। और किससे गुना करनी है इसको, 21 सही 1/7 को 12 से गुना करनी है और 13 से भाग करना है। कहने का मतलब क्या है बच्चे, कि 21 से 1/7 कितना होता है, 21.14 के आसपास होता है, यानी इससे तो छोटा आएगा, तो ये 21.5 भी नहीं आएगा और 23.1 भी नहीं आएगा। अब क्या है, अब आपके पास ऑप्शन बचा कि 14.5 है और 19.5 है, तो क्या 14.5 आ सकता है, 14.5 तो तब आ पाता जब ये 2/3 से कर रहे होते हैं, ठीक है। यहां पर किससे कर रहे हैं, 12/13 से, यानी इसके आसपास की वैल्यू ही आएगी और इससे कम वैल्यू आएगी, तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी 19.5, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, ठीक है। तो एग्जाम में आपको इस तरह से सोचना है, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी है, कम से कम कैसे कर सकते हो वो देखना है, ठीक है। चलो 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मीनार के शीर्ष का भूमि पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, वह बिंदु मीनार के पाद से कितना है, 48 मीटर दूरी पर है। मीनार की ऊंचाई कितनी है ये आपको बताना है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई कितनी है ये आपको बताना है। ट्रायंगल ले लेते हैं अभी, राइट एंगल ट्रायंगल, थोड़ा सा इसका भी फायदा उठा लेते हैं। भाई तू क्यों सेलेक्ट हो रहा है, छोटा कर देंगे तेरे को, अब क्या करेगा बता। ठीक है, क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया है सबने, और अब तू आ जा इधर। ठीक है, क्या कह रहा है कि मीनार की भूमि पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री कौन है, ये वाला, कितने डिग्री, 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये दूरी दे रखी है कितनी, 48 मीटर। अगर रेशो में हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ये सबसे छोटी साइड होगी, क्योंकि छोटा एंगल है तो उसके सामने की साइड का होगी, सबसे छोटी होगी, इसको 1 लिखते हैं, इसको √3 लिखते हैं और इसको 2 लिखते हैं, ठीक है। रेशो जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेते हैं तो किसी ट्रायंगल में ऐसे ही लेते हैं। अब आपको क्या है, √3 की वैल्यू दे रखी है बच्चे, कितनी, 48 मीटर, ठीक है। √3 की वैल्यू दे रखी है और पूछा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये वाली यानी 1 की वैल्यू आपको बतानी है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 43/√3, ठीक है। ये तो ऑप्शन नहीं दे रखा होगा, ठीक है, नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √3 से डिवाइड कर देंगे,
तो ये √3 और √3 मिलकर हुआ 3, 3 पे काटोगे तो 16 3 48 होता है, ठीक है, तो 16√3 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है वो बच्चे, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा चीजें। ठीक है, एक पाइप किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप दूसरी तरह से भरे भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। पूरी तरह से भरे टैंक को क्या कर सकता है, 20 मिनट में ये खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, यदि खाली टैंक में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। अब कह रहा है कि एक तो भरने वाला पाइप है वो 10 मिनट में भर देता है, एक खाली करने वाला पाइप है, उसके आगे माइनस लगा लिया करो ताकि आपको पता रहे कि ये खाली करने वाला है, यानी ये 20 मिनट में खाली कर देता है। एलसीएम लोगे, टोटल काम कितना होगा 20। काम को किससे डिवाइड करोगे, दिनों से डिवाइड करोगे तो क्या आएगी, एफिशिएंसी आएगी, कार्य की क्षमता आएगी, यानी एक दिन में कितना काम करता है, एक घंटे में कितना काम करता है, एक मिनट में कितना काम करता है, वो आ जाएगा। तो 20/10 करोगे कितना होगा 2, 20/20 करोगे कितना होगा 1, यानी माइनस लगाने का मतलब क्या है, ये खाली कर रहा है। अब क्या किया, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया। दोनों पाइप को एक साथ खोलने का मतलब क्या हुआ कि एक तो भर रहा है दूसरा खाली कर रहा है, तो 1 मिनट में काम कितना हो रहा है, ये 2 भरेगा ये 1 खाली कर देगा, तो एक ही काम हो रहा है। करना कितना है, टोटल 20 काम करना है, 1 मिनट में 1 काम हो रहा है, तो कितने मिनट लगेंगे, तो 20 मिनट लगेंगे। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट पे कह रहा है 12 विद्यार्थियों की सांख्यिकी विषय में अंक क्या हुए आपके, x 28 35 ये सब अंक दिए हुए हैं, और y, जहां x और y क्रमशः न्यूनतम और उच्चतम अंक है। यदि अंकों का प्रास और औसत क्रमशः 70 और 64 हो तो क्रमित युग्म x y ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रास दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, y, यानी y माइनस x जो दे रखा है वो कितना है 70, और औसत दे रखा है, यानी इन सब का जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका, वो 64 दे रखा है। कितना दे रखा है, 64 दे रखा है। ठीक है, तो हमें औसत निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, सबसे पहले हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो पहले इसने कहा है कि x जो है वो सबसे छोटा है, y जो है वो सबसे बड़ा है, तो क्या ऐसा है देख लेते हैं। x सबसे छोटा होना चाहिए, यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है 28 है, तो यहाँ पर तो x की वैल्यू 30 दे रखी है, तो ये तो नहीं होगा। 23 हो सकता है क्या, 25 हो सकता है, 25 भी हो सकता है क्योंकि सबसे छोटा 28 है वहां पर। ठीक है, क्या 35 हो सकता है, तो 35 नहीं होगा। अब ऑप्शन 2 बचे आपके पास। अब क्या y माइनस एक्स 70 हो रहा है, तो यहाँ पर y माइनस एक्स करोगे 70, यहाँ पर भी 70, तो अब आपको आगे निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए क्या करोगे, तो x प्लस वाई तो यहाँ पर होगा ही, x प्लस वाई, बाकी सब का टोटल करोगे, संख्याएं कितनी है 12, औसत कितना है 64। ठीक है, संख्याएं कितनी 12, औसत कितना आपका 64, तो संख्याएं 12 है, तो इन सब का टोटल करते हैं कितना है, ये हो गया 50 100 170 200 30 290 370 460 540 और 620, 3 12 13 13 और 8 कितना हुआ 21, 21 और 14 कितना हुआ 35, 40 और 8 48। ठीक है, टोटल कितना हुआ 600 आपका 48 हो गया। कितना हुआ 648, और दे कितना रखा है 12 संख्याओं का, और हर एक का औसत कितना 64, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 648, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 640 तो हो गया, यानी बचा कितना 8, और ये 64 दूनी 128 यानी 120 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 120। अब देख लेते हैं x प्लस वाई 120 कहाँ बन रहा है, क्या ये दो ही ऑप्शन बचे थे ना हमारे पास, तो क्या ये बन रहा है, ये तो 116 ही बन रहा है, नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, x प्लस वाई आपका 120, नहीं तो आप संख्या निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, x प्लस वाई आपका 120 है और y माइनस एक्स 70 है, दोनों के जोड़ का आधा कितना हो जाएगा, तो 120 और 70 190 हुआ,
दोनों के जोड़ का आधा 95 होगा और दोनों की घटा का आधा तो 50 का आधा 25 हो जाएगा। तो दोनों संख्याएं भी आपके पास आ जाएंगी। चलो, कह रहा है निम्नलिखित को सरल कीजिए। 2x² प्लस में 3 का स्क्वायर दे रखा है माइनस x प्लस में 1 का स्क्वायर दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो पेन चलाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन के साथ जाओ। यहाँ से कितना बनेगा, तो ये स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर वाला कितना आएगा, 4x² आएगा और एक यहाँ से आएगा, ठीक है, x²। और होगा कौन सा, वो यहाँ वाले तो सभी माइनस हो जाएंगे ना अब, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। तो 4 में से 1 घटेगा, यानी x² वाले के साथ 3 आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन कट गए, इन दोनों में से आ सकता है, ठीक है, इन दोनों में से आ सकता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये वाले दोनों अलग अलग है ना, तो इन्हीं को देख लेते हैं। 3 3 9 होगा और ये कितना होगा, 1 होगा। तो 9 में से 1 घटेगा, 8 आएगा। ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो ऐसे ही करना है एग्जाम में। ठीक चल रही है ना भाई। हाँ, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक आपको दे रखा है, यानी आपको दे रखा है मोड 140, तो x का मान आपको बताना है। x कहां पर है, ये वाला है, ठीक है। तो मोड का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट इसमें लगाना है और आपको कोई भी तरीका यहां पर नहीं चलेगा। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मोड इज इक्वल टू L प्लस एफ माइनस एफ नॉट, ठीक है, f माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1, f1 होता है ना, f1 माइनस एफ नॉट 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2। ये मैं बताऊंगा आपको कि f1 f2 क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो L क्या होता है, तो आपकी जो मॉडल क्लास होती है वो आपको देखनी है। तो यहाँ पर मॉडल क्लास आपको कुछ नहीं दे रखी, तो जो आपकी इसके आसपास की रहती है, ठीक है। तो जो आपको पूछा है वही आपकी मॉडल क्लास हम मान लेंगे, और उसमें जो लोअर वैल्यू होती है, लोअर वैल्यू कितनी है, 140। तो यहाँ पर आपका मोड कितना दे रखा है, 140 दे रखा है। तो L की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी मॉडल क्लास, यानी 140 प्लस F1 क्या होता है, तो F1 जो आपका होता है, जो आपसे पूछा है यहाँ पर, जो आप मॉडल क्लास लेते हो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है आपकी F1। तो वो कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, ठीक है। F नॉट तो इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी, जो F1 है उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, F नॉट होगी, वो कितनी हो जाएगी आपकी 33। 2F1 यानी 2x, F नॉट 33, F2 कितनी होगी भाई, तो F2 इससे आगे वाली क्लास यानी 31। और हाइट क्या है, तो हाइट जो आपका ये डिफरेंस रहता है कितने कितने का, यहाँ पर 5 5 का डिफरेंस है। ये 5 बीच में कहां से घुसा दिया इसने, 5 5 का डिफरेंस है आपका, तो वो हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी 5। अब ये इधर प्लस का इधर लेके जाओगे माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। तो बाकी सब तो क्या हो जाएंगे, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये डिवाइड होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। बचा क्या आपके पास, x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 33। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आराम से चीज़ों को कर सकते हो। यदि, और इस चैप्टर के भी फॉर्मूले पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और डायरेक्ट फॉर्मूले पे पूछा जाएगा। मीन मोड मीडियन से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यदि संख्या ये में प्रत्येक सम अंक को 2 जोड़ दिया जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 1 घटा दिया जाए तो बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। कहाँ से क्वेश्चन घुसा देता है भाई, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। चलो कर देते हैं। प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ देना है और प्रत्येक विषम अंक में से 1 घटा देना है। तो ये सम है, इसमें 2 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, विषम में से 1 घटा देंगे 0 हो जाएगा, विषम में से 1 घटा देंगे 4 हो जाएगा, सम में 2 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, विषम में 1 घटा देंगे 8 हो जाएगा, सम में 2 जोड़ दें, विषम में 1 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, सम में 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। तो अब ये पूछ रहा है कि कितने, जो बनने वाली नई संख्या है उसमें कितने अंक 1 से अधिक बार आए हैं। तो 8 2 बार आया है भाई और 4 2 बार आया है, तो 2 अंक आपके 1 से अधिक बार आए हैं, ठीक है। चलो, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेची जिससे उसे 40% का लाभ हुआ, ठीक है। उससे 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी थी। चलो, लाभ हुआ इसका मतलब 1 रुपए में ज्यादा चॉकलेट खरीदी थी, ठीक है। 1 रुपए में ज्यादा चॉकलेट खरीदी, कम बेची, इसीलिए लाभ हुआ। तो आप मान लो कि उसका क्रय मूल्य जो था वो x था,
ठीक है, तो x का 140 बटे 100, 40% प्रॉफिट कमाया ना, कितना है, 5 चॉकलेट हैं। ठीक है, तो अब इसने पूछा है कि खरीदी, यानी x क्या था आपका, सीपी क्या था, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 गुना में 100 बटे में 40, 140। ठीक है, क्या हो गया, बस गड़बड़ हुआ है कुछ, एक मिनट। क्या करना है आपको, 1 रुपए में कितनी, 5 चॉकलेट बेची हैं। ठीक है, क्या किया है, 5 चॉकलेट बेची हैं, तो 5 किसकी वैल्यू हुई भाई, x की 140 ही होगी ना, 140 बटे 100 ऑफ x। ठीक है, वैसे तो 140 बटे 100 करेंगे तो भी हो जाएगा, यानी 100 वाली कोई चीज थी, 140 में बेची, इसका उल्टा करना होता है ना, तो 140 में खरीदी और 100 में बेची। ठीक है, तो यहां पर 7 वस्तुएं हुई, तो यहां पर 5 हो गई। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि 1 रुपए में 5 खरीदी, तो इसका 40% कमाया, तो 40% एक्स्ट्रा कितना होगा, तो 2 जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी 7 खरीदी थी, 5 बेची है। ठीक है, लेकिन आसान तरीका क्या होगा जिससे आप समझ पाओ, यही होना चाहिए ना कि x जो है आपका सीपी है। ठीक है, और इसका जब 140 बटे 100 करेंगे या 100 बटे 140 करेंगे, 140 बटे 100 5 होना चाहिए, या 5 का 140 बटे 100। ठीक है, तो ये 7, जब 5 का 140 बटे 100 जो करेंगे तो x होगा, ये 20 पे कटेगा और ये 7 पे कटेगा। ठीक है, ये होगा। अगर 5 आपने मान ली कि 100 की वैल्यू है, तो 140 की क्या होगी ये निकालनी है आपको। ठीक है, पहले वाली वीडियो में एक क्वेश्चन किया था, उसमें ये पूछा गया था कि अगर 1 रुपए में 7 खरीदी है तो कितनी बेचे कि उसको 40% का प्रॉफिट हो। ठीक है, ये वाला पूछा गया था, यानी अगर 100 की वैल्यू मान लिया आपने कि इतनी खरीदी थी, तो 140 की वैल्यू क्या होगी कि 1 रुपए में वो कितनी लेके आया। ठीक है, ये तरीका सही रहेगा कि 5 अगर उसने खरीदी होती कि 100 रुपए में, तो 140 में उसने 140 में कितनी खरीद ली होती। ठीक है, तो 7 खरीद ली होती, 20 पे कटेगा, 7 आ जाएगा, तो 7 आपका आंसर होगा। ठीक है, और भी इसका बेस्ट तरीका बता देंगे, टेंशन मत लो, नेक्स्ट में भी आएगा। एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सियां 28 मिनट के अंतराल पर 74 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती है। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा में आ रही एक आदमी टैक्सी से 10 मिनट के अंतराल पे मिलता है। आदमी की चाल की, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है और एक लाइन में हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। समझना क्या है कि कोई टैक्सी स्टैंड है। ठीक है, यहां से 2 टैक्सियां चलती हैं भाई, पहली टैक्सी चली और उसके 28 मिनट के बाद में दूसरी टैक्सी चली। ठीक है, उसके 28 मिनट के बाद दूसरी टैक्सी चली, मान लेते हैं इनके बीच की दूरी ये है और एक व्यक्ति विपरीत दिशा से आ रहा है। ठीक है, ये यहां पर कोई टैक्सी स्टैंड है, ये दोनों टैक्सियां चल पड़ी है, 28 मिनट के अंतराल पे टैक्सी यहां से चलती है और दूसरी साइड से एक व्यक्ति आया, वो व्यक्ति यहां पर कहीं पर इन टैक्सी से मिला। ठीक है, और उसके ठीक 10 मिनट बाद यहां पर मिला। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो 74 की स्पीड से जाता है भाई और 28 मिनट में, तो 28 बटे 60 कर दें, यानी स्पीड इनटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। यानी ये जो बीच वाली दूरी आ गई ना बच्चे, ये डिस्टेंस जो आपका आ गया है वो कितना है, वो ये वाला है। अब क्या करेगा, अब ये टैक्सी यहां से चलेगी, ये व्यक्ति यहां से चलेगा और ये दोनों मिलेंगे कब, 10 मिनट के बाद। यानी ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितने टाइम में कवर कर लेते हैं, ये कर लेते हैं भाई 10 मिनट में। तो स्पीड बतानी है तो 60 मिनट में कितना कवर कर लेंगे ये बताना है। ठीक है, तो ये तो 60 से 60 कट जाएगा भाई। ठीक है, बचा क्या, ये वाला मामला बचा। अब ये बचा तो इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1400 हो गया, और 7 दूँ 8 56, 560 हो गया, और 28 चौके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2700, हाँ 2072 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 2072, 560, 1960 और ये 172। ठीक है, डिवाइड बाय कितना है, 10 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 207.2 हो जाएगा। ठीक है, 207.2। दूसरा तरीका भी बताता हूँ, टेंशन मत लो। 207.2 क्या है, इन दोनों की मिला करके, क्योंकि ये जो डिस्टेंस इन्होंने कवर किया है वो इन दोनों ने मिला करके स्पीड, जब आमने सामने से आते हैं तो स्पीड ऐड हो जाती है ना, दोनों की ऐड करके कितनी है 207.2। अब टैक्सी की कितनी थी, 74 थी, तो जब 207.2 में से 74 घटाएंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा 133.2। बाकी भी किसी में तो 2 है ही नहीं ना पीछे। ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या करोगे कि आपको अगर यहाँ पर डिजिटल सम देखें, 5 5 10 और 11 और 2 13 का 4, 9 10 का 1, यहाँ पर 7 और 1 8 और 1 9, यहाँ पर 3 3 6 और 1 7 और 2 9, दोनों का 9 बन रहा है। नहीं तो ये कर सकते हैं कि यहाँ पर आएगा बच्चे 8 चौके 32, अंक आएगा यूनिट डिजिट 2, पॉइंट लगेगा, एक के बाद लगेगा, हमें पता है पूरी पूरी संख्या आएगी। ठीक है, और उसमें से घटाना कितना है, 74 घटाना है, तो पॉइंट के बाद वाले में से ही घटेगा। ठीक है, पॉइंट के बाद वाले में से ही घटेगा, सीधा सीधा 74 घटाना है तो पॉइंट के बाद वाले में से घटेगा, तो यूनिट डिजिट किसका दिया हुआ है, 1 का ही दिया हुआ है, कितना 2। ठीक है, डिजिटल सम से भी जाओगे तो 9 2 का बन रहा है ना, इसलिए नहीं जा रहे, बन जाओगे तो बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10। तो डिजिटल सम यहाँ पे कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। वहां पर भी कितना बन रहा है, वहां पर भी 7 और 4 11 का 2 बन रहा है, तो 2 माइनस 2 करोगे तो 0, और 0 का मतलब क्या होता है, डिजिटल सम 9 होता है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप जा सकते हो, लेकिन एग्जाम में अप्रोच आपको करना है, कैसे करना है वो आपको सोचना है, पहले प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छे से चीजें हो जाएंगी। हल करने के लिए दिया है 12 छिक्के 72 होता है, यहाँ पर 12 आ जाएगा, जोड़ना है तो 82, 82 और 20 कितना हो जाएगा 102, 111 माइनस 30 करना है तो 81 हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल है बिल्कुल। ये क्वेश्चन भी, दो पाइप ए और बी 3700 लीटर की एक टंकी को क्रमशः 9 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 6400 लीटर की एक खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ए पाइप है और बी पाइप है भाई। ठीक है, 9 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं, एलसीएम आएगा 18। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो 18 बटे में 9 करोगे 2, 18 बटे में 6 करोगे 3। ठीक है, लेकिन ये किसकी वैल्यू है, ये काम आपने 18 लिया है, लेकिन इसने कहा है कि ये 3700 लीटर है, यानी 3700 लीटर की किसकी वैल्यू है, 18 की वैल्यू है। तो अब आपको बताना है कि यहां पर एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 18 बटे 3700 हो जाएगी। ठीक है, तो 6400 की वैल्यू कितनी होगी, तो गुना 6400 कर दोगे। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी थी, तो 3 और 2 5, यानी एक दिन में 5 बढ़ते हैं, तो अब कितना भरेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब कितना आ रहा है, 37 पंजे कितना होता है 185, तो सब में नीचे 185 आ रहा है, लेकिन 8 चौके कितना होता है 32, तो यूनिट डिजिट 2 किसका है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, सिर्फ इसका है। ठीक है, तो 1152 बटे 185 आ जाएगा। तो ये था आपका 30th क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि ऐसे चीज़ें करके आपकी आसान हो सकती है, आप आराम से चीज़ों को कर सकते हैं, तो आप ऐसे चीज़ों को अप्रोच कीजिए बच्चे। ठीक है, ऐसे चीज़ों को अप्रोच करेंगे तो आपकी चीज़ें आसानी से और सुपर फास्ट तरीके से हो जाएंगी। धीरे धीरे कैलकुलेशन अपनी सुधार लीजिए, अच्छे से चीज़ों को कीजिए। आप वही क्वेश्चन सबसे पहले कीजिए जो आपको पढ़ते ही उसका मेथड समझ में आ रहा है कि मेरे को इस तरीके से ये करना है। जिसका मेथड ही समझ में नहीं आया उसको एक बार के लिए छोड़ दीजिए, दोबारा उसके बारे में सोचिएगा अगर आपके पास टाइम बचे तो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। 20 दिन में क्या करें वो मैं आपको बता दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। सिलेबस आपका हो चुका है, प्रैक्टिस सेट लगाइए, कैसे लगाने हैं उस पर भी बात करेंगे। चलो, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे कंटेंट के साथ। पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।